Hello, good morning, student. So today we are going to see our next chapter, which is the chapter 10 of history, the new empire and the kingdom. So let's start this chapter with a short introduction. There is one boy, you can see his image. Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play, and he had expected to march solemnly in the splendid robes, to twirl his moustache and wield the silver paper wrapped sword with a gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that? He wondered. अब देखिए एक बच्चा है जो कि उसे स्कूल के जो प्ले में है एक राजा बनने का मौका मिला था, जिसको बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना था और जो तलवार है वो रखनी थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसे वीणा भी बजाना था। तो आप बताइए कि कौन था वो राजा। तो वो सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन है। Prashastis and what they tell us. Arvind was supposed to be acting as a Samundragupta, a famous ruler of dynasty known as the Guptas. We know about the Samundragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harishena, who was poet and the minister at the court of the Samundragupta. अब देखिए जिन जिन राजा की बात की जा रही है उनका नाम जो है वो कौन है, समुद्रगुप्ता है, जिनकी अपना अपना जो उनका डायनेस्टी था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जो कि गुप्ता के नाम से जाना जाता था, और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसका जो इंस्क्रिप्ट है वो अशोकन पिलर पे है, जो कि इलाहाबाद में है, और इसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है। इसका जो है एक कंपोज भी किया गया है काव्य, जो कि हर्ष सेना ने किया है, हु वॉज पोएट मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, जो कि एक पोएट मिनिस्टर थे समुद्रगुप्ता की कोर्ट में। द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ नोन एज द प्राशाती एंड द संस्कृत वर्ड मीनिंग इन द प्रेज ऑफ अ while prashatis were composed for a sum of the ruler. You read about the chapter 9 such as a Gautami Putra Sri Satrakarni, and they became a far important from the time of the Guptas. Now we see the Samundragupta Prashasti. Let us see what Samundragupta's Prashastis tell us. The poet praised the king of a glowing terms as a warrior, a king who won a victory in a battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods, and the Prashasti was composed in a very long sentence. Here is a part of one such sentence. अब यहाँ पे जो है समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति के बारे में बताया गया है कि जो पोएट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किंग को प्रेज़ किया है और उनके बारे में ग्लोइंग टर्म्स दिए हैं कि वो एक वॉरियर थे और बहुत अच्छे थे। इन सारी चीज़ों को जो है उसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो एक भगवान के ही बराबर है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रशस्ति को कंपोज किया है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस में। हियर इज़ द वन पार्ट ऑफ सच सेंटेंस। यहाँ पे देखिए जो मुद्राएं दिखाई गई हैं, जो उस समय की मुद्राएं। अ किंग हु प्लेड द वीणा, सम अदर क्वालिटीज़ ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन इन द कॉइन सच एज दिस वन वेर ही इज शोइंग अ प्लेइंग द वीणा, जैसे कि वो वीणा प्ले कर रहे हैं या बैठे हैं खड़े हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ येलो बॉक्स में देखिए समुद्रगुप्त द वॉरियर के बारे में बताया गया कि वो कैसे थे, उनकी बॉडी चार्मिंग थी, ये ज़्यादातर प्लानिक ब्यूटी ऑफ मार्क्स से हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स जो है सारी चीज़ें कवर रहते थे। स्पैरो स्पाइक्स, मतलब किस किस चीज़ों से उन्हें चोट लगी थी वो सारी चोटों के निशान हुआ करते, तो वो काफ़ी बड़े वॉरियर थे। If you look at the map 7 page 105, you will notice that the area shaded in green, you will also find a series of red dots along the east coast, and you will find that the marks purple and the blue as well. The map is based on the information provided in the Prashasti. Harisena described 4 different kinds of ruler and tell us about the Samudragupta policy towards them. अब यहाँ पे एक मैप देखने की बात की जा रही है। वो मैप को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली गई है उस मैप के बेस्ड ऑन पे उसे बनाया गया है, और उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी जिसमें से 4 पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। चलिए हम देखते हैं वो क्या थी। द रूलर ऑफ द आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन द ग्रीन ऑन द मैप, हियर वर द 9 रूलर हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड ऑफ पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्पायर। अब देखिए जो यहाँ पे आर्यवर्त के बारे में बताया गया, जितना भी एरिया ग्रीन से शेड किया गया, वहाँ के जो भी रूलर थे वो कुछ 9 लोग थे, और ये अपना किंगडम वहाँ पे बनाए हुए थे जो कि समुद्रगुप्ता के एम्पायर से रिलेटेड ही थे, उनका पार्ट था। Now the ruler of the Dakshin Patha, here there were 12 rulers. Some of those capital are marked with a red dot on the map. They surrendered to the Samudragupta after being defeated, and he then allowed them to rule again.
The inner circle of a neighboring state, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and the number of the Ganga Sanghas in the northwest marked to the purple on the map, and they brought tribute, followed his order to attend his court. अब इसके अंदर जो इनर सर्कल्स हैं उसकी जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे उनके बारे में बताया गया, जो भी नेबरिंग स्टेट जो उनके साथ इंक्लूडेड थे, जैसे कि आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और गना संघास जो थे। अब फोर्थ वाला हम देखेंगे, द रूल्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन अ ब्लू इन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ द कुशानास एंड द शखास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड हर डॉटर्स इन द मैरिज। मतलब अब जो रूलर्स थे वो वहाँ पे क्या करते थे, सारी चीज़ों को जो भी उनकी सखा होते थे उन सारी चीज़ों से सीखना और समझना होता था। उसके बाद जो भी रूलर होते थे वो क्या करते थे, अपनी डॉटर्स की मैरिज को उन्हें ऑफ़र करते थे, मतलब उनसे शादी करने के लिए जो है उन्हें ऑफ़र किया जाता था। देखिए जो ग्रीन शेडेड पोर्शन के बारे में बताया था और बाकी चीज़ों के बारे में वो यहाँ पे शो की गई है इस इमेज में। जो रेड डॉट सर्कल के बारे में भी बताया गया, तो वो जो पैराग्राफ है वो इस का ही एक्सप्लेनेशन है। Now we see the genealogies. Most Prashastis also mention the ancestor of the ruler. This one mentioned the Samudragupta's great grandfather. अब कितनी जो भी प्रशस्तीस थी वो इसके साथ साथ उनके एंसेस्टर्स और जो रूलर होते थे, जो उनके पूर्वज थे जिन्होंने राज किया, उनके बारे में भी बताया करती थी। जैसे समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके बारे में भी वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई थी। ग्रैंडफादर, फादर एंड द मदर. His mother is a Kumara Devi and belonged to the Lichavi Gana, while his father was a Chandragupta, was the first ruler of the Gupta dynasty and to adopt the grand title of the Maharaja Adhiraj, a title that Samudragupta also used. He is a great grandfather and a grandfather mentioned simply as the Maharajas. It seems as if the family gradually rose to the importance. अब देखिए जो समुद्रगुप्ता की बात की, उनकी जो ग्रेट ग्रैंडफादर थी उनका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य और उन्हें जो है महाराजा अधिराज का टाइटल भी मिला था। इसी तरह से उन्हें जो समुद्रगुप्ता है उन्हें भी इसी टाइटल के नाम से बुलाया जाता था। Samudragupta in turn figures in the genealogies of a later ruler of a dynasty such as his son Chandragupta II. We know about him as the inscription and the coins. He led an expedition of Western India where he overcome the last of the Sakas. According to the later belief, his court was full of learned people including the Kalidas poet and the Aryabhatta and the astronomer and about whom you will read more in the chapter 11. अब देखिए जो चंद्रगुप्त II के बारे में यहाँ पे बताया गया, उनके बारे में बताया गया, उनके दरबार में भी जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा सीखे और पढ़े हुए लोग होते थे, जिसके एग्जाम्पल में कालिदास के बारे में बताया गया जो पोएट थे। इसके साथ साथ आर्यभट्टा जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 11 में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी सी द हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। अब चलिए देखते हैं ये क्या है। While we can learn about the Gupta ruler from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. His court poet Banbhatta wrote his biography and the Harshcharita in the Sanskrit. This gives us the genealogy of the Harsha and ends with his becoming king Xuanzang, about whom you read in the chapter 9. Also spent a lot of time with the Harsha's court and left a detailed account of what he saw. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उसमें जो हर्षवर्धना है उनके बारे में ही हर्षचरित्र लिखी गई है। उनकी पूरी लाइफ बायोग्राफी जो है वो उसमें है। मतलब हर्षवर्धना कहाँ पे कितने साल उन्होंने राज किया, उनके कोर्ट में कौन कौन था, क्या उनकी बायोग्राफी थी, सारी चीज़ें जो है उनकी जेनोलॉजी संस्कृत में उसमें लिखी गई है। Harsha was not the eldest son of his father but became a king of the Thaneshwar after both his father and the elder brother died. हर्षा जो थे देखिए वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे अपने पिता के, बल्कि उनके पिता और उनके जो बड़े भाई थे उनकी डेथ के बाद जो है वो एज अ राजा घोषित किए गए थे। His brother-in-law was the ruler of the Khanuj and he was killed by the ruler of Bengal. उनके जो ब्रदर इन लॉ थे अगर हम कहें तो वो जो थे वो राजा थे खानूज के, पर उनकी भी मौत हो गई थी बंगाल के रूलर के द्वारा। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ द खानूज एंड देन लेड टू द आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। और उन्होंने इस चीज़ का बदला लिया, खानूज की किंगडम का बदला लिया। जैसे उनके ब्रदर इन लॉ को मारा गया तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है आर्मी रखी और बंगाल के रूलर को हराया।
Although he was successful in the east and the conquered of both Magad and the Bengal, he was not as successful elsewhere. He tried to cross over the Narmada to march into a Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, which है पुलकेशिन द्वितीय. अब देखिए वो जितने ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल थे वो बाकी जगह और हो नहीं पाए, क्योंकि मगध और बंगाल तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन जैसे ही वो चाहते थे कि वो नर्मदा और उसके आगे डेक्कन में बढ़े तो उसके वो वहीं रोक दिए गए विद जो भी उनके बिलोंगिंग थे, जैसे चालुक्य दynasty थी और पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने उन्हें यहाँ पे रोक लिया. द पल्लवास एंड द चालुक्यास एंड द पुलकेशिन्स प्रशस्ति. अब देखिए इन जो पल्लवास थे और चालुक्य थे या पुलकेशिन थे उनकी प्रशस्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है. The Pallavas and the Chalukyas were the most important ruling dynasty in the South India during this period. अब देखिए जो पल्लवास थे, चालुक्यास थे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग थे, उस टाइम के रूलर्स थे उन डायनेस्टीज़ में. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें उस टाइम पीरियड में, द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम. अब जो उनका किंगडम था पल्लवास का, वो जो रीजन उन्होंने घेरा हुआ था कांचीपुरम का पूरा रीजन उनका था, टू द कावेरी डेल्टा. उसके साथ साथ जो भी कावेरी डेल्टा है वो भी उनके अंडर ही आता था. वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर डोम. और जो भी चालुक्यास थे वो उनके सेंटर्ड में थे रायचूर डोम में, बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड द तुंगभद्रा. और ये रिवर जो थी कृष्णा और तुंगभद्रा उसके बीच में थी. Aihole, the capital of the Chalukyas, was the important trading center. It developed as a religious center with a number of a temple. The Pallavas and the Chalukyas frequently raided one another's land. अब देखिए जो कैपिटल था चालुक्य का, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग सेंटर, मतलब वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था. और वो एक एज अ रिलीजियस सेंटर भी जो है वहाँ पे डेवलप कर लिया गया था विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स. मतलब वहाँ पे बहुत सारा तो जो थे वो मंदिर बनाए गए थे. द पल्लवास एंड द चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड. और जो पल्लव और चालुक्य थे ये मतलब एक दूसरे के लैंड को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अटैक करना, मतलब तैयार थे कि जैसे ही कोई एक हटे तो उनकी ज़मीन पे उनका हक आ जाए. स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच वर प्रॉस्परस टाउन. और ये इनका टारगेट सबसे ज़्यादा वो रहता था, जो भी प्रॉस्परस सिटीज़ होती थी उनकी उन पर अटैक करने का इनका ज़्यादा मेन पर्पज़ होता था, क्योंकि वो जो होती थी वो प्रॉस्परस टाउन्स होती थी, यानी उन सिटीज़ में सारी चीज़ें जो होती थी भरपूर मात्रा में होती थी और वो एक तरह से हम कहें तो वो पूरी तरह डेवलप होती थी. द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज अ पुलकेशिन द्वितीय. और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चालुक्य रूलर थे यानी जो किंग थे वो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति कंपोज बाय इन हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. हम एक कविता से जो है उनकी सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं जो कि पोएट रवि कीर्ति ने लिखी थी. दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर. और वो जो है हमें उनके पूर्वज के बारे में बताती है जो कि ट्रेस किए गए थे 4 जनरेशन फ्रॉम द फादर टू सन. मतलब फादर टू सन को छोड़ के उसके 4 जनरेशन्स को जो है वो भी इसमें बताया गया था. पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. और जो पुलकेशिन थे उन्होंने एविडेंटली वो जो किंगडम है उनके अंकल से उन्हें को मिला था, अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति. ही लेड द एक्सपीडिशन अलॉन्ग विथ बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट. और उनकी जो रवि कीर्ति की जो पोएट थी उस पोएम थी उसके अकॉर्डिंग जो है उनका जो उन्होंने ही लीड किया था वेस्ट और ईस्ट कोस्ट को. बिसाइड द चेक एंड एडवांस ऑफ द हर्षा. और उन्होंने जो भी हर्षा है उनके एडवांसेस को भी जो है चेक किया था. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ अ वर्ड्स इन द पोएम. और पोएम में जो है शब्दों का बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया था. हर्षा मीन्स द हैप्पीनेस. हर्षा का मतलब जो होता है वो होती है खुशी. द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा. उन्होंने कहा कि इस डिफीट के बाद जो है जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक खुशी नहीं रह सकी, क्योंकि पुलकेशिन वॉज अटैक्ड टू अ पुलावा किंग ऑल्सो अटैक द पलावा किंग. क्योंकि जो पुलकेशिन है उन्होंने अटैक किया पलावा किंग में भी. हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम. जिन्होंने सर छुपाने की जो जगह ली थी जो कि कांचीपुरम वॉल्स के पीछे ली थी. बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो चालुक्य की जीत थी ये काफ़ी कम समय तक के लिए थी. अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्य गेव द वे टू द न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड द चोला डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th.
अब देखिए यहाँ पे बताया गया जो चालुक्य विक्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिव थी, लेकिन जो पल्लवास एंड जो चालुक्य जो थे उनके जो न्यू रूलर थे जो कि राष्ट्रकूला और चोला डायनेस्टी के, उनके बारे में आप जो है क्लास 7 में इन डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी सी हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्ड। अब ये सारे किंगडम जो हैं किस तरह से इनका जो है बेसिकली देख रेख किया जाता था, सारी चीज़ों को संभाली जाती थी। एज इन द केस ऑफ द अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड important for this ruler and the village remained the basic unit of administration. There were some new developments as well. The king adopted a number of steps to win support of men who were powerful, either economically, socially, or बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर इंस्टेंस। अब देखिए क्या बात की गई, जो अर्लियर किंग हुआ करती थी वो लैंड रेवेन्यू से जो भी चीज़ें निकलती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी रूलर के लिए जो भी बसती थी, क्योंकि यही जो थी ये बेसिक यूनिट थी पूरे एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालने की और करने की। मतलब इन्हीं रेवेन्यू से जो है पूरे सैनिक और बाकी लोगों को सैलरी देना और बाकी चीज़ों को मेंटेन करना किया जाता था। इसके साथ साथ कई सारे न्यू डेवलपमेंट भी किए गए थे, कई सारे नए स्टेप्स भी लिए गए थे ताकि और भी ज़्यादा हम पावरफुल हो सकें इकोनॉमिकली और सोशली। अब हम चलिए देखते हैं आगे। Some important administrative posts were now hereditary, and this means that the son succeeded to the father this post. For example, the poet Harisena was a Mahadana Nayaka or chief judicial officer like his father. अब देखिए यहाँ पे बात की गई कि कई सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो फादर के बाद हेरिडिटरी चली आ रही थी। मतलब पहले फादर को थी तो उसके बाद उनके पुत्र को भी वही मिली, उसके बाद उनके पुत्र को भी वही मिली। तो इस तरह से भी कई चीज़ें जो थी जो इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हेरिडिटरी चली आ रही थी। समटाइम्स द वन पर्सन हेल्ड अ मैनी ऑफिसेज, फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादाना नायका हरिसेना वॉज अ कुमार अमात्य मीनिंग इन द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एंड द संधि विनायिका मीनिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अब इसके साथ साथ जो थे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि मल्टीपल काम कर रहे थे, मल्टीपल ऑफिसर्स को जो है वो हैंडल कर रहे थे। तो वो कई सारी चीज़ों के साथ जो है बेसिकली कई सारी चीज़ों के मिनिस्टर्स थे। अब देखिए थर्ड, बिसाइड द इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू से इन ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूडेड द नागराजा सृष्टि और द चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द श्रवणा और अ लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस। अब इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके भी कई लोग थे जो इम्पॉर्टेंट लोग मैंस थे जो कि सारे काम को देखते थे और करते थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब देखिए यहाँ सॉरी इसके पहले जो बताया है द प्रथमा कलिका और द शेफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द क्रूकाचार और स्क्राइब्स। अब यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बताए गए जो उस समय जो थे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो लोकली एडमिनिस्ट्रेटिव को हैंडल करते थे। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up an independent kingdom. अब ये सारी जो पॉलिसीज़ थी रीजनेबली तो इफ़ेक्टिव थी, बट इसके साथ जो भी हैं और भी जो पावरफुल मैंस थे वो भी स्ट्रॉन्ग इनफ हो गए और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो सेटअप किया। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब चलिए देखते क्या है। लाइक द अर्लियर रूलर सम ऑफ दिस किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, क्रायोट्स एंड द cavalry and the foot soldiers. Besides, there were a military leader who provided the king with a troop. Whenever he needed them, they were not paid regular salaries. Instead, some of them received a grant of a land and they collected a revenue from the land and used this to maintain a solidaries and the horses and provide equipment for warfare. These men are known as the Samantas, and wherever the ruler was weak, Samanta tried to become an independent. अब यहाँ पे बताया गया रूलर्स के बारे में जिन्होंने कई सारी आर्मी जो है उसे ऑर्गेनाइज़ की थी। लाइक उनकी आर्मी में एलिफेंट्स होने चाहिए थे, क्रायोट होने चाहिए थे, कैवलरी, फुट सोल्जर्स, सारी चीज़ें जो है उन्होंने मेंटेन करके रखी थी ताकि वो पूरी तरह से जो है तैयार रहें एज अ आर्मी पर्सन। और इस सारी चीज़ों से उन्होंने कई लैंड रेवेन्यू जो है वो कनेक्ट करते थे और सोल्जर्स, हॉर्सेस और बाकी सारी इक्विपमेंट्स पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो खर्च करके उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया करते थे। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम। अब असेंबलीज के बारे में हम देखेंगे यहाँ। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशंस अ नंबर ऑफ लोकल assemblies. Assembly of a Brahmin and landowner. This assembly functioned through the subcommittees which looked after the irrigation, agricultural operation and making roads, local temples, etc.
अब देखिए यहाँ पे असेंबलीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे जो असेंबली के बारे में मेंशन किया है कि कई सारी लोकल असेंबलीज़ भी होती थी जिसके अंदर सभा जो रहती थी वो की जाती थी, जिसमें ब्राह्मण ओनर और बाकी सारे लोग मिलते थे, सारे फंक्शंस और कमेटी के बारे में बात करते थे, एक दूसरे की चीज़ों के बारे में, इरीगेशंस के बारे में, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के बारे में, रोड्स के बारे में, लोकल टेम्पल के बारे में, जो जो सुधार किए जाने हैं या चेंजेस जो चीज़ों की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती थी। The UR was the village assembly found in the areas wherever the landowner were not Brahmins, and the Nagarama was an organization of a merchant. It is likely that these assemblies were controlled by a rich and powerful landowner and the merchant. Many of these local assembly continue to function for the century. अब यहाँ पे देखिए कई सारे ओनर्स के बारे में बताया है जो ब्राह्मण्स हैं और दूसरी चीज़ें कि क्या थे, किस तरह से थे, मर्चेंट हैं, और असेंबलीज़ जो हैं किस तरह से कंट्रोल की जा रही है, रिच और पावरफुल लैंड ओनर है या नहीं, सारी चीज़ों को देखा जा रहा था। और इस तरह से उनकी जो भी फंक्शंस हैं वो कई सेंचुरीज़ तक असेंबली की इस तरह से कंटिन्यू चलती गई। Ordinary people in the kingdom. We can catch occasional glimpses of the lives of ordinary people from a play and the other accounts. Let us look at some of this. अब देखिए कई सारे ओकेजनल ग्लिम्स जो है वो बताए गए कि कई सारे ऑर्डिनरी पीपल थे जो प्ले करते थे इन द अकाउंट्स, एंड दे लेट अस लुक ऑफ सम, मतलब अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हाँ, just like कालिदास इज़ नोन एज फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ द किंग्स कोर्ट। जैसे कालिदास को जाना जाता है कि वो अपने जो किंग है उनके बारे में जो उनकी लाइफ है उसको डिपिक्ट करते थे। An interesting feature about this play is that the king is most Brahmin are shown as a speaking संस्कृत। इसका जो मेन फीचर इंटरेस्टिंग फीचर था कि सारे जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत में स्पीक करते थे, वाइल वुमेन एंड मैन अदर देन अ किंग ब्राह्मण यूज़ अ प्राकृत। बाकी जो मैन और वुमेन और जो मैन हुआ करते थे वो क्या करते थे, ब्राह्मण की जगह जो है जो ब्राह्मण्स होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले वॉज द अभिजाना शकुंतलम, और इनका जो यानी कालिदास का जो फेमस प्ले था उसका नाम था अभिजाना शकुंतलम। इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड ऑफ दुष्यंता एंड द यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। और इनकी जो स्टोरी थी ये एक लव स्टोरी के बेस पे थी, जो कि एक किंग जिनका नाम दुष्यंत था और जो वुमन थी उनका नाम शकुंतला था, उनकी लव स्टोरी पे बेस्ड था। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, और इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन बताया गया है, एक मतलब उनका दुख जो कि एक पुअर फिशरमैन थे उनका इस प्ले में बताया गया। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, चलिए देखते हैं क्या बताया है इसमें। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू अ शकुंतला। एक फिशरमैन थे जिनको एक बहुत ही ज़्यादा कीमती अंगूठी मिली थी जो कि किंग ने जो है शकुंतला को दी थी, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली सॉल्ड बाय अ फिश। लेकिन क्या हुआ था, गलती से वो जो रिंग है वो एक फ़िश ने निगल ली थी। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेटमैन अक्यूज्ड हिम ऑफ अ थेफ्ट एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉज रेदर रूड। हाउएवर द किंग वॉज हैप्पी when he saw the ring and sent to the reward of a fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. और जब उन्हें वो रिंग दिखाई गई और बताया गया तो जो राजा थे वो बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हाँ आप उस फिशरमैन को वापस बुलाएं यहाँ पे, तो जो गेटमैन थे उन्होंने उनके साथ मिलकर डील कर ली कि जो भी उन्हें मिलेगा उसमें से जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे और फिर उसके साथ ड्रिंक के लिए हम रहेंगे, मतलब रुकेंगे। The Chinese pilgrim of Farzyan noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty। अब जो फारजान थे उन्होंने नोटिस किया उनके दुख दर्द को, जो कि अछूत लोग थे, कि उन्हें किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है। They were expected to live on the outskirts of the city, और उन्हें शहर से दूर, मतलब जहाँ पे भी लोग रहा करते थे वहाँ से दूर उनको रखा जाता था रहने के लिए। He write, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes the piece of wood in the order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means, that avoid touching him and brushing against him. And the बाणभट्टा provides us with a vivid picture of the king's army on the move। और ये लोग जब कहीं मार्केट या कहीं जाते थे तो ये लकड़ी से अपने आप को घेरे होते थे, आवाज़ करते थे ताकि लोगों को पता रहे कि वो आ रहे हैं और उनको इनसे टच ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने देखी उनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये काफ़ी ज़्यादा इनके वो अगेंस्ट थे। अब चलिए देखते हैं किंग्स आर्मी के बारे में यहाँ क्या बताया गया है। द किंग ट्रैवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम द वेपन्स देयर वर द थिंग्स ऑफ द डेली यूज सच एज द पॉट्स पैन्स फर्नीचर गोल्डन फूड स्टोल्स
food, including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on the carts loaded on the pack animals such as the camels, elephant. And this huge army was accompanied by the musician he beating a drum and the other playing horn and the trumpet. अब किंग जब ट्रैवल करते थे उनके पास बहुत सारे अमाउंट में इक्विपमेंट हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कई तरह के वेपन होते थे, शूज़ होते थे, डेली लाइफ में जो चीज़ें उन्हें यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो ये सारी चीज़ें उनके पास होती थी. Villager had to provide hospitality along with the way to they came a gift of a curd, gur and flour and they provided a fodder for the animal. They also tried to meet the king and place their complaints and the petitions before them. अब देखिए जब भी ये ट्रैवल किया करते थे तो इनके लिए जो भी गांव में वो रुकते थे, कई सारे गांव के लोग जो उनकी हॉस्पिटलिटी उन्हें देते थे, जैसे कई सारे लोग दूध, दही, घी इस तरह की चीज़ें उनके लिए लाते थे, फ्लावर लाते थे, एनिमल्स के लिए खाना लेके आते थे, और जो भी राजा है उनसे मिलने की कोशिश करते थे और जो भी उनकी कंप्लेन होती थी वो उनको बताते थे. द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ अ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड द एलिफेंट ऑफन अ ट्रेम्बल एंड डाउन द हर्ट्स ऑफ द विलेज oxen yoked to the caravans of the merchant ran away scarred by the tumult. As बान भट्टा says, the whole world was swallowed up in the dust. जैसे कि बान भट्टा ने बताया कि क्या क्या चीज़ें वो लेके चलते थे, और जब भी कोई चीज़, जैसे कई सारे विलेजेस होते थे, ऑक्शन होते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ हुआ करती थी. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. एक शॉर्ट ओवरलुक अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली देखिए बताया क्या गया है इस चैप्टर में. जो एम्पायर्स होते थे वो किंगडम्स के वो किस तरह से वो रखते थे, किस तरह से उनका एम्पायर चलता था, जो जो चीज़ें उन्होंने देखी है, महसूस की, उनमें क्या क्या नई चीज़ें उन्हें करने की थी, क्या नए एक्शंस लेने थे, क्या चीज़ें गलत हुई हैं, ये सारी चीज़ों को बेसिकली देख के उन्होंने अपना एम्पायर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है. और जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो ज़रूरी थी, जो चेंजेस ज़रूरी थी उन्होंने क्या की हैं, नहीं किए, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर द डे.